आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है। उस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जबकि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हम उनको कहते हैं कि जब भी सांस के मतलब जितनी भी बीमारियां थे हमने उस बीमारियों को स्टार्ट किया था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हमने एक बीमारी पढ़ी थी, एक डिजीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जबकि उसका नाम था ब्रोंकाइटिस। आज जो दूसरा जो डिसऑर्डर है, दूसरी जो बीमारी है वो हम पढ़ेंगे, वो है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा को हम देखेंगे। एम्फिसेमा हमारे पास क्या होता है? ये एक लंग्स डिजीज़ है, एक लंग्स की एक बीमारी है। ये वो बीमारी है जिसमें हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। इसमें एल्वुलाई की दीवारें बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, बिल्कुल तबाह होने लगती है। कैसे तबाह होने लगती है, कैसे ये दीवारें टूटने लगती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये एक हमारे पास एक नॉर्मल एल्वुलाई है। हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल एल्वुलाई है। इस नॉर्मल एल्वुलाई को अगर आप देखें तो एम्फिसेमा बीमारी में ये क्या होगा, यहाँ पर इस बीमारी में ये होगा कि इनकी जो दीवारें हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो एल्वुलाई की जो दीवारें हैं ये ऐसे टूटना शुरू हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं? टूटना शुरू हो जाते हैं और ये इस तरह हो जाते हैं। बिल्कुल इसका जो सरफेस एरिया है ये क्या हो जाता है, इसका जो अंदरूनी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे इस एरिया में क्या हो जाता है? वॉल्यूम एरिया ज़्यादा हो जाता है और इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। इस दौरान एक और काम भी होता है। यहाँ पे जो एल्वुलाई के अंदर कुदरती एक लचक होता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इनके अंदर पाई जाती है, लचक पाई जाती है नेचुरली तौर पर। ये लचक जो होती है ये इलास्टिन प्रोटीन की वजह से यहाँ पे इनमें पाई जाती है। जबकि ये लचक भी एम्फिसेमा बीमारी के दौरान इसमें एल्वुलाई में जो लचक है, जैसे कि रबड़ में जो एक लचक होता है, आप खींचो तो ऐसे खींचते हो फिर छोड़ते हो तो उसका साइज़ बड़ा और कम होता जाता है, सेम इसके अंदर भी यही होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान इनका साइज़ कम और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सांस अंदर आती है और सांस बाहर निकलती भी है। तो मैंने कहा इसके अंदर जो है कुदरती तौर पर जो लचक है वो ख़त्म हो जाती है और इलास्टिन प्रोटीन काम करना छोड़ जाते हैं। लचक तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें ख़त्म हो जाती है। एक और काम है कि जो एल्वुलाई है ये कम होने लगते हैं। यहाँ पे एल्वुलाई की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस दौरान एल्वुलाई जब डैमेज होने लगते तो एल्वुलाई डिक्रीज़ हो जाती है और इसकी एल्वुलाई की तादाद कम हो जाती है लंग्स के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ पे जो एरिया था ये एरिया क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाती है। कौन सी एरिया? ये वाली एरिया। अब ये एरिया पहले ज़्यादा होता है, एम्फिसेमा बीमारी के दौरान ये एरिया बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे ये देखें, ऐसे ये एरिया और ये सरफेस एरिया क्या हो जाती है? सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एल्वुलाई में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एल्वुलाई इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये लंग्स में एक एक्सचेंज का काम करता था। जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो खून की रगें थे, ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम को तो ब्लड स्ट्रीम से क्या आ रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था। तो ये एक्सचेंज में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है एम्फिसेमा बीमारी के दौरान। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है और कम हो जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो इस दौरान जो सांस लेने में दुश्वारी होती है, बंदा सांस निकालने में बड़ी दुश्वारी होती है, सांस निकालने में बिल्कुल मुश्किलात पेश होती हैं। उस दौरान आप सांस ले तो सकते हो लेकिन निकालने में थोड़ी क्या होती है? मुश्किलात होती है। मुश्किलात इसलिए होती है क्योंकि ये जो इलास्टिन प्रोटीन है जो कि लचक थी वो ख़त्म हो जाती है। आपको एक बात बताता चलो कि मुकम्मल लंग्स एल्वुलाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे दौरान अंदर से वहाँ से ऑक्सीजन आ जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकल भी जाता है। तो ये काम जब पहले हो रहा था तो ये काम क्या हो जाता है? बिल्कुल मतलब ये काम नहीं होता है, प्रॉपरली ये काम नहीं होता है। इससे जो अगली बात है, जो हवा इधर है जो कि इसने निकलना होता है आउटसाइड की तरफ, एयर ने
क्या होना होता है, आउटसाइड की तरफ निकलना होता है, वो सही से निकलते नहीं है। अब अक्सर एयर तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इनकी दीवारों के साथ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और कुछ एयर यहाँ पे बच जाते हैं, जबकि सारी की सारी एयर है वो निकलते नहीं है। अब जब सारी एयर निकलेगी नहीं तो एल्वेलाई फिर सही तरह से काम नहीं करेगा। एक लास्ट बात मैं आपको ये बताता हूँ, इस दौरान ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्वेलाई के साइड पर क्या होगा, कोई खून की रगें होती है, ब्लड स्ट्रीम्स होती है, खून की नालियाँ होती हैं। इस खून की नालियों में ये होता है कि खून की नालियों को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन कम तादाद में मिलता है, तो ये काम भी यहाँ पर होगा। तो जो खून की रगों में ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाता है, एम्फीसीमा की बीमारी में ये कम हो जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। अब कुछ बातें मैं आपको यूँ बताऊंगी कि ये जो एम्फीसीमा बीमारी है ये किस वजह से होता है, इनके कॉजेज़ क्या है, किन वजह से होता है, अलामात इनके क्या है, इनके कॉजेज़ क्या है। ये कॉज होते हैं स्मोकिंग की वजह से। ये किसकी वजह से कॉज होगा, स्मोकिंग की वजह से एम्फीसीमा बीमारी। आप अगर स्मोकिंग करते हो, सिगरेट, खासकर जो सिगरेट स्मोकिंग है, इस वजह से एम्फीसीमा की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। एक और बात ये होती है कि अगर आपके साइड पर बैठा हुआ बंदा सिगरेट स्मोकिंग डेली बेसिस में ये काम होता है कि वो अगर आपके एक कमरे में आपके साथ हो तो वो अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो ये एम्फीसीमा बीमारी आपको भी हो सकती है। हालांकि सिगरेट वो पी रहा है तो ये आपको भी हो सकती है, क्योंकि उसकी जो स्मोक है वो आपकी बॉडी में अंदर जा सकता नहीं बल्कि जाता है। इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इसको कहते हैं। हालांकि पी रहा कोई और है और इफ़ेक्टेड आप हो रहे होते हैं। तो इस दौरान जब ये होता है कि हमारे बड़े अक्सर बच्चों वगैरह के उन पे आसपास बैठे और ये सिगरेट स्मोकिंग करता है। सिगरेट स्मोकिंग की ज़रूरी नहीं कि आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो और इफ़ेक्टेड आप होते, आसपास में जो स्मोकिंग है, जो दूसरे सांस लेते तो वो भी ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे इनसे। तो एम्फीसीमा की बीमारी इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉज होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, ख़ासकर सिगरेट के पीने से। दूसरा है पोल्यूटेड एयर। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हवा बिल्कुल साफ नहीं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, चाहे वो किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर कोई डस्ट की वजह से, कोई भी डस्ट हो, माहौल साफ नहीं है, तो इस वजह से भी एम्फीसीमा की बीमारी होती है। ये बात याद रखें कि ये जो पोल्यूटेड एयर है ये लॉन्ग टर्म के लिए, आप इस फैक्ट्री में हमेशा तौर पर काम करते सालों साल से, तो ये बीमारी हो सकती है। उस बंदे की अलामात क्या होंगे, सिम्पटम्स उसके क्या होंगे, कि अगर वो बंदा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा एम्फीसीमा की बीमारी में मुब्तला है, तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये बात ये याद रखना है कि जितने भी एम्फीसीमा के मरीज़ नहीं बल्कि सांस के मतलब जितने भी बीमारियां हैं, सब बीमारों में कफ का मतलब एक खांसी ज़रूर होगी। उनमें से अक्सरियत में खांसी के साथ म्यूकस भी होगा, जिसको हम नॉर्मल लफ्ज़ों में बलगम का नाम देते हैं। ठीक। दूसरी बात, जो एम्फीसीमा का जो मरीज़ होगा वो तकरीबन आलमोस्ट उसकी जो लंग्स है, जो उसकी लंग्स की टिश्यू है वो 50% से 70%, 50 to 70% उसके लंग टिश्यू तकरीबन आलमोस्ट उसकी डैमेज हुए होते हैं। तो उसके बाद उनको पता चल जाता है, ये एक बात ये भी है। दूसरी बात, अगर एम्फीसीमा के मरीज़ है तो वो उसको वॉकिंग में, चलने में उसको थोड़ा मसला होगा, वो सही से वॉक नहीं कर पाएगा, सही से चल नहीं सकता है। एक इसकी सिम्पटम्स, एक अलामत ये है। दूसरी बात है ये है कि इसकी जो ब्रीथिंग है उसका मसला होगा, सांस में उसकी कमी होगी। सांस में कमी के साथ अगर वो सांस इवन कि जो सांस वो निकाल रहा है या सांस ले रहा है तो वो एक सीटी की तरह आवाज़ में निकलती है, जिसको हम कहते हैं व्हीजिंग भी इनको हम कहते हैं। दूसरी बात, जो एम्फीसीमा का जो पेशेंट होगा उसका वेट मोस्टली लॉस होता जाएगा, उसका वज़न में कमी होती जाएगी, एक ये बात। दूसरी बात, उसका जो चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट उसका थोड़ा सख्त होता जाएगा और चेस्ट में उसका पेन, दर्द भी प्रोड्यूस होता जाएगा। अगली बात, जो रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस,
रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ये मुराद के ये जितने भी सांस के मुतलिक जितनी भी बीमारियां हैं वो उसमें मोस्टली मुब्तला होता जाएगा। तो ये बात भी है, अगर एम्फिसेमा का मरीज़ है तो उससे कोई और सांस की नाली में बस इन्फेक्शन का हो जाना या फिर कोई और सांस की नालियों में फिर लंग्स में, तो ये बंदा बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होता जाएगा, ख़ासकर वो बीमारियाँ जो सांस के मुतल्लिक़ होंगी, सांस निकालने में या लेने में मुश्किलात होते हैं। ये बात भी थी। तो आज के लेक्चर में इतना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलूँ, एम्फिसेमा की जो ट्रीटमेंट है ये क्या है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। आपने करना क्या है, जो स्मोकिंग आप कर रहे हो उस स्मोकिंग को छोड़ दो। सिगरेट आप पी रहे हैं तो आप सिगरेट को छोड़ दो, तो ये इसका एक इलाज ये भी है। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, कोई इंडस्ट्री या फिर किसी ऐसी जगह पर आप रह रहे हो जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, एयर में पोल्यूशन की तादाद ज़्यादा है, पोल्यूटेड एयर है, तो आप उस एरिया, उस जगह को भी आप छोड़ दो। एक इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज ये भी है। तो इन दोनों में से आपने क्या करना है, इनसे आप बचना है, अदरवाइज इसका कोई नहीं। एक ख़ास तौर पर इसके लिए एक्सरसाइज भी रिकमेंड की जाती है, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस बीमारी से निजात पाने के लिए। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगली बात होगी।